जब तक तानिया यहाँ थी, तब वो मेरा कितना ख़याल रखती थी। लेकिन जब से शादी करके ससुराल गई है, अपनी माँ को तो जैसे भूल ही गई है वो। कितने महीने हो गए हैं उसे देखो। आज बड़ा मन कर रहा है उससे मिलने का। क्यों ना आज तानिया से मिलने मैं ही चली जाऊं, वो मुझे वहां देखकर खुश हो जाएगी। अब उसके पास तो समय ही नहीं है अपनी माँ से मिलने के लिए। बेटी के घर ऐसे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मूंगफली काफी है, यही ले जाती हूँ। कौशल्या खेत से अपने घर जाती है और बेटी के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अरे, स्वेटर तो ले लूं जो मैंने तानिया के लिए बनाया था, उसे बहुत पसंद आएगा। कौशल्या एक संदूक से स्वेटर निकालती है जो उसने अपनी बेटी के लिए बड़े प्यार से बनाया था। सब सामान लेकर कौशल्या तानिया के घर के लिए एक ऑटो में निकल पड़ती है और घर से कुछ ही दूर पहले वो उतर जाती है। हाय हाय, यहाँ तो बड़ी ठंड है। भगवान, मेरे तो हाथ पैर सुन पड़ गए। तभी सामने से एक मोटरसाइकिल वाला आता है और वो कौशल्या को टक्कर मार देता है। कौशल्या जोर से जमीन पर गिर जाती है और उसका सारा सामान बिखर जाता है और उसके सर और पैर पर चोट आ जाती है और मोटरसाइकिल वाला बिना कौशल्या को उठाए ही वहां से चला जाता है। हे भगवान, मार दिया मुझे। कैसे लोग हैं, एक बार देखते भी नहीं है। कौशल्या बड़ी मुश्किल से उठती है और अपना सारा सामान उठाती है। सारी मूंगफलियां मिट्टी में लथपथ हो गई थी और स्वेटर पर भी मिट्टी लग जाती है। कौशल्या अपना सारा सामान समेटती है और अपनी बेटी के घर के लिए निकल पड़ती है। सर्दियों का मौसम था और कौशल्या ऐसे ठंडे मौसम में बस एक शॉल डाले हुए ही अपनी बेटी से मिलने आ जाती है। हे भगवान, ठंड से मेरा पूरा शरीर कांप रहा है और सर की चोट से खून भी बह रहा है। तानिया मुझे ऐसी हालत में देखकर बहुत दुखी हो जाएगी। कौशल्या बड़े से महल की ओर बढ़ रही थी। मेरी बेटी का ससुराल तो महल है, रानी बन गई है मेरी बेटी तो। तभी गेट पर चौकीदार कौशल्या को देखकर उसे रोकता है। अरे कौन हो आप? इस हालत में कहाँ जा रहे हो? बेटा, मैं तानिया की माँ हूँ। रास्ते से आते समय मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी थी। अरे अम्मा जी, आपको तो बहुत चोट आई है। आप चलिए, तानिया मैडम जी अंदर ही है। लेकिन अम्मा जी, आप तो लेट हो गई हैं। सब मेहमान तो कब के आ गए हैं। मेहमान, आज कुछ खास है क्या? अरे, वो आज यहाँ नए साल की पार्टी रखी है ना। बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं आज। चौकीदार की बात सुनकर कौशल्या थोड़ा संकोच में आ जाती है, क्योंकि वो इस हालत में सबके सामने जाने से कतरा रही थी। चलिए ना अम्मा जी, आप यहाँ क्यों रुक गई? तानिया मैडम जी आपका इंतजार कर रही होंगी। तानिया अपनी माँ को देखती है तो उनके पास आती है। मेरी बच्ची, अरे वाह, तू तो बहुत सुंदर लग रही है। कैसी है तू? कौशल्या की आंखों में खुशी के आंसू थे। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ये क्या हालत बनाई है अपनी? बेटा, वो एक मोटरसाइकिल वाले ने मुझे टक्कर मार दी और सर में थोड़ी चोट भी आ गई है। पहले ना माँ, मेरे साथ चलो। तानिया अपनी माँ को बाजू से पकड़कर घर के दूसरी ओर स्टोर रूम में लेकर जाती है जहाँ कोई नहीं था। अरे माँ, आप मेरे ससुराल आई हो, कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन लेती। यहाँ कितने अमीर अमीर लोग आए हैं, अगर कोई तुमको ऐसे देखेगा तो क्या सोचेगा? कौशल्या की बेटी हीरे और सोने के जेवर से लदी थी। वो एक बार अपनी माँ से उनका हाल तक नहीं पूछती। बेटा, तू कैसी है? मेरी बच्ची, तू तो रानी बन गई है। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी, जो एक छोटी सी झोपड़ी में बड़ी हुई, महलों की रानी बन जाएगी। हे भगवान, नजर न लगे, कितनी सुंदर लग रही है मेरी बच्ची।
कौशल्या जैसे ही अपनी बेटी को गले लगाने लगती है, अरे माँ, दूर रहो ना, जरा अपने कपड़ों को तो देखो, इन पर मिट्टी और खून के दाग लगे हुए हैं। आप ऐसे अचानक यहाँ क्यों आई हो? कौशल्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुझे देखने का मन हो रहा था, बस इसीलिए आ गई बेटा। मुझे देखने का मन था? अच्छा, तुम यहीं रुको, बाहर मत आना। घर में कुछ खास अमीर मेहमान आए हैं, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तानिया अपनी माँ को घर के स्टोर रूम में छोड़कर खुद डाइनिंग एरिया में आ जाती है। कौशल्या बेचारी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बड़ी बेटी इतनी कैसे बदल सकती है। शायद कोई बड़े लोग आए हैं, दामाद जी भी मिलने नहीं आए। कोई बात नहीं, मेरी तानिया के लिए मुझसे बढ़कर कौन हो सकता है? मैं तो उसकी माँ हूं ना। कुछ देर बीतने पर भी कौशल्या के पास कोई नहीं आता। कौशल्या ठंड से कांप रही थी। कहाँ रह गई ये तानिया? अभी तक नहीं आई। कुछ देर के बाद जब मेहमानों की आवाजें आना बंद हो जाती हैं, बहुत देर हो गई है। लगता है सब मेहमान चले गए, लेकिन ये तानिया कहाँ रह गई? लगता है भूल गई कि माँ को कमरे में बिठाया है। ये भी ना, भुलक्कड़ ही है। मैं खुद ही जाकर देखती हूँ। कौशल्या कमरे से निकलकर बाहर आती है, जहाँ तानिया और उसकी सास मेहमानों के दिए तोहफे देख रही थी। देखो, मुझे लगा ही था तुम मुझे कमरे में बिठाकर भूल गई होंगी। देखो, यहाँ अपनी सास के साथ बैठी हो। माँ, मैं आने ही वाली थी। तानिया की सास कौशल्या देवी को देखकर अपना मुंह बना लेती है। तुम्हारी माँ कब आई? तुमने बताया नहीं। इनकी तो हालत बहुत खराब लग रही है। अब वो माँ अभी आई थी। नौकरों को बोलो इनको खाने के लिए कुछ दे। इन्हें तो देखकर लग रहा है जैसे बहुत दिनों से अच्छे से खाना नहीं खाया है। कुछ कपड़े भी दो इनको। तानिया की सास का रवैया कौशल्या को कुछ ठीक नहीं लगा। नहीं नहीं बहन जी, मैं तो बस तानिया को देखने आई थी। आप सबसे मिल ली, इसलिए मुझे अब इजाजत दीजिए, मैं अपने घर चलती हूँ। ये इनके थैले में ना कुछ फ्रूट्स डाल दो, बेचारी ठंड में इतनी दूर से आई हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो मैं तानिया के लिए लाई थी। इसमें हमारे खेत की मूंगफली है। बचपन में तानिया बहुत खाया करती थी, और मैंने अपने हाथों से तानिया के लिए एक स्वेटर बनाया था। बहुत गर्म ऊन का है, सर्दियों में इसमें ठंड नहीं लगेगी। कौशल्या अपना थैला खोलने लगती है। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे। वो जैसे ही थैला खोलती है, तो वो थैला उसके हाथ से छूट जाता है और सारा सामान जमीन पर गिर जाता है। अरे अरे अरे, ये मिट्टी वाली मूंगफली और गंदा सा स्वेटर! अरे, सारा फ्लोर गंदा कर दिया। माँ, क्या कर रही हो आप? देखो ना, सारी जगह आपने गंदगी फैला दी। अरे, आप इसे यहाँ पर लेकर आई हो ना? ऐसी मूंगफली तो उस घर के नौकर तक नहीं खाते हैं। रामू, जल्दी इधर आओ, ये सब साफ करवाओ और इसे बाहर फेंको। माफ करना बहन जी, मैं साफ कर देती हूँ। कौशल्या सब उठाने लगती है, तभी बाहर से नौकर आते हैं और कौशल्या को रोकते हैं। ये स्वेटर ना माँ, तुम अपने घर ले जाना, तुम्हारे परिवार के काम आएगा। अब अपनी इतनी बेइज्जती देख कौशल्या से वहां रुका नहीं गया। वो बस हाथ जोड़कर वहां से बाहर आ गई। कितनी आस लगा कर गई थी मैं अपनी बेटी के घर, लेकिन इसने मुझे मेरी औकात दिखा दी। कौशल्या तान्या के घर से जा ही रही थी कि तभी तान्या का पति सिद्धार्थ कौशल्या जी को देख लेता है। सिद्धार्थ जल्दी से अपनी माँ के पास आता है। अरे माँ जी, आप मुझसे मिले बिना कहाँ जा रही हो? और ये आपको चोट कैसे लगी? नहीं बेटा, कुछ नहीं, वो मैं तान्या से मिलने आई थी। अच्छा, अभी मैं चलती हूँ। अरे, ऐसे कैसे चलती हो? अभी तो आप मुझसे मिले भी नहीं हो और अभी-अभी आए हो। तानिया, जल्दी से इधर आओ। तभी वहां तानिया आती है। जी, वो माँ जी तो अभी जा रही हैं, वो सबसे मिल ली हैं। अरे, ऐसे कैसे जा रही हैं? तुमने देखा नहीं माँ जी को कितनी चोट आई है? सिद्धार्थ उन्हें अपने कमरे में लेकर जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। तानिया, रामू से बोलकर माँ जी के लिए कुछ खाना मंगवाओ। देखिए, इनको बहुत ठंड लग गई है और ऊपर से कमजोरी भी है। मैंने चोट पर पट्टी कर दी है और ये कुछ दवाइयाँ हैं।
थोड़े दिन आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद तानिया गर्मा गर्म खाना अपनी माँ को खिलाती है। माँ जी, अब आप कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं रहो। तानिया खुद आपका ध्यान रखेगी। वैसे भी ये घर जितना हमारा है उतना ही आपका भी है। अपने दामाद को अपने लिए इतना कुछ करता देख कौशल्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इधर अपने पति की बातें सुन तानिया को अपने किए पर बहुत ही शर्म आती है। सिद्धार्थ जी मेरी माँ का कितना ध्यान रखते हैं और मैं खुद उनकी सगी बेटी होकर उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी। माँ, आप अभी आराम करो। सब लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं। माँ, मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ऐसा बोलकर तानिया अपनी माँ के गले लग जाती है। कौशल्या भी अपनी बेटी को अपने गले लगाती है और उसे माफ कर देती है। काजल और राजू एक साथ बेड पर सोए थे। राजू की नींद खुलती है। छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। दीदी ने फिर से बिस्तर पर सुसु कर दी। राजू उठकर अपनी माँ के पास जाता है। माँ, अब से मैं ना दीदी के साथ बिल्कुल नहीं सोऊंगा। देखो ना, दीदी ने आज फिर से बिस्तर पर ही सुसु कर दिया। कितनी गंदी बदबू आ रही है। हे भगवान, की लड़की ने तो परेशान करके रखा है। मैं देखती हूँ बेटा, तू यहीं पे लेट जा। सुमित्रा काजल के कमरे में जाती है जहाँ काजल आराम से सोई हुई थी। काजल उठ जा, तूने फिर से बिस्तर में सुसु कर दिया। अरे कमरे में कितनी बदबू फैल गई है। राजू भी उठकर भाग गया है। अब जल्दी से उठ जा, मैं ये सब धो देती हूँ। माँ, ये सब मेरे साथ क्यों होता है? मुझे पता क्यों नहीं चलता? डॉक्टर से कितनी बार दवाइयाँ ले ली है लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। अरे कल को तुम्हें शादी करके दूसरे के घर भेजेंगे, भगवान जाने क्या होगा। काजल दुखी मन से उठकर कमरे से बाहर आ जाती है और सुमित्रा सारे कपड़े उठाकर धोने लगती है। काजल को बचपन से ही ये प्रॉब्लम थी कि वो रात को सोते सोते नींद में ही सुसु कर देती थी। उसके घर वाले उसकी इस प्रॉब्लम से बहुत परेशान थे। काजल के पिता ने कई डॉक्टरों से मेडिसिन ली लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज काजल 16 साल की हो गई थी लेकिन अभी भी वही सिलसिला जारी था। एक दिन काजल बाजार से कुछ सामान लेने जाती है। तभी उसकी नजर दुकान पर रखे डायपर पर जाती है और वो कुछ डायपर खरीद कर घर लाती है। अब मैं रात को डायपर पहनकर सोया करूंगी, इससे माँ को बार बार कपड़े भी नहीं धोने पड़ेंगे। ऐसे ही समय बीतता गया और काजल बड़ी हो गई और एक बड़ी कंपनी में काम करने लगी। लेकिन नींद में बिस्तर पर ही सुसु करने की आदत आज भी बरकरार थी, इसलिए वो अभी भी रात को डायपर पहनकर ही सोया करती थी। ऑफिस में काजल की एक विशाल नाम के लड़के से दोस्ती हो गई जो काजल के साथ ही काम करता था। समय के साथ दोनों की दोस्ती काफी गहरी होती चली गई। एक दिन दोनों कहीं बाहर घूमने गए थे। काजल, विल यू मैरी मी? काजल भी विशाल को पसंद करती थी, इसलिए वो विशाल का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। उसके बाद दोनों अपने अपने घर वालों से बात करते हैं। घर वालों की रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन विशाल के माता पिता गांव में रहते थे। शादी करके काजल विदा होकर अपने ससुराल गांव में आ जाती है। वहां काजल का बहुत अच्छे से स्वागत होता है। गांव की औरतें शहर की पढ़ी लिखी लड़की को देखने आई हैं और काजल की मुंह दिखाई होती है और कुछ औरतें काजल के पास बैठी थी। हे भगवान, यहाँ कितनी बदबू आ रही है। अरे ओ आशा, यहाँ इतनी बदबू क्यों आ रही है? शादी वाला घर है दीदी, किसी के बच्चे ने कर दिया होगा सुसु कहीं पे। अब किसको क्या बोलूं? काजल की सास इधर उधर देखती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। हे भगवान, अब कैसे बोलूं? ये बदबू डायपर से आ रही है। सोचा था घर पहुंचते ही इसे चेंज कर दूंगी, लेकिन यहाँ तो आते ही इन औरतों ने घेर लिया। आखिर कब जाएंगे ये? कुछ देर के बाद सब औरतें वहां से चली जाती हैं। काजल बेटा, तू भी अपने कमरे में जा और नहा धोकर कपड़े बदल ले। काजल अपने कमरे में जाती है और नहा के फ्रेश हो जाती है और इस्तेमाल किए हुए डायपर को एक लिफाफे में डाल देती है। अब इसे डस्टबिन में डाल देती हूँ। लेकिन डस्टबिन है कहाँ? घर पर तो यूज्ड डायपर को डस्टबिन में डाल देती थी और सफाई वाली ले जाती थी। अब यहाँ तो कोई डस्टबिन भी नहीं है, क्या करूँ? तभी काजल उस डायपर को बाथरूम में पड़ी एक वॉशिंग मशीन के पीछे डाल देती है। जब सब मेहमान चले जाएंगे तो इसे घर से बाहर फेंक दूंगी।
थोड़ी देर के बाद विशाल कमरे में आ जाता है। मैं भी जल्दी से नहा लेता हूँ। विशाल जैसे ही वॉशरूम की तरफ जाता है, अरे हे भगवान, इतनी स्मेल कहाँ से आ रही है? पता नहीं, मैंने तो अच्छे से पानी भी डाला था लेकिन अभी भी स्मेल आ रही है। अरे मैं यहाँ नहीं नहा सकता, मैं दूसरे वॉशरूम में नहाने जा रहा हूँ। विशाल दूसरी ओर नहाने चला जाता है। कुछ देर के बाद आशा, काजल की सास, कमरे में आती है। अरे हे भगवान, कमरे में न जाने पेशाब की बदबू कहाँ से आ रही है। लगता है सबने यहीं आकर ही पेशाब कर दिया है। लोगों को तो बिल्कुल शर्म नहीं आती है। बेशर्म लोग अपने घर में भी क्या ऐसे ही बदबू फैलाते हैं। अरे कोई बात नहीं माँ जी, मैं सब सफाई कर दूंगी। अब मेहमानों को थोड़ी कुछ बोल सकते हैं। अरे मेरी बेटी कितनी समझदार है, लेकिन बेटा ये गांव के लोग ना ऐसे ही होते हैं। अच्छा वो मैं ये कहने आई थी कि पहले खाना खा ले फिर आराम कर लेना। कल मंदिर में पूजा रखी है, वहां भी जाना है। सब लोग मिलकर खाना खाते हैं और सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अभी तो सो जाती हूँ, कल सुबह उठ के सारे लोगों के उठने से पहले मैं इस डायपर को फेंक दूंगी। अगर किसी को पता लग गया तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन रात भर कमरे में तो बहुत बदबू आएगी। विशाल को ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी। कैसी बदबू है ये, कमरे तक आ रही है। विशाल अपने कमरे के बाहर सोफे पर सो जाता है। इधर काजल सुबह सुबह 4 बजे का अलार्म लगा लेती है। सुबह 4 बजे जब अलार्म बजा तो काजल की नींद खुली। अब ये डायपर है ना, घर के बाहर फेंक देती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। काजल जैसे ही अपने कमरे की लाइट ऑन करती है तभी विशाल कमरे में आ जाता है। अरे वाह काजल, तुम इतनी जल्दी उठ गई। मैं वो बोलने आया ही था कि माँ ना तुम्हें उठाने के लिए बोल रही थी और रसोई में बुला रही है। क्या माँ जी उठ भी गई? अरे गांव में तो सब जल्दी ही उठते हैं, माँ भी उठ गई है। लेकिन इस गंदी स्मेल में तुम सोई कैसे? ये बदबू तो अभी भी आ रही है। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? डायपर कैसे फेंकूं? अब तो आज का डायपर भी फेंकना है। 2 डायपर इकट्ठा हो गए हैं, बाद में सोचूंगी। चलो अभी नहा लेती हूँ। अरे क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, वो मैं नहा लेती हूँ। और काजल नहाने चली जाती है और आज का डायपर भी वो मशीन के पीछे छुपा कर रख देती है और वो तैयार होकर अपने कमरे में बैठ जाती है। आज तो कमरे में कल से भी ज्यादा बदबू आ रही है। अब क्या करूं? विशाल बेचारा तो कल अपने कमरे में भी नहीं सोया, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तभी काजल की सास कमरे में आती है। हे भगवान, यहाँ तो आज सफाई करवानी होगी। बहू तू तैयार हो गई, विशाल भी तैयार हो गया है, चल मंदिर चलते हैं। उसके बाद सभी गांव के प्राचीन माता के मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं। वहां से लौटने के बाद काजल अपने कमरे में आती है। अब तो पहले से भी ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। अरे ये क्या हो गया है? कल से घर में बदबू ही बदबू आ रही है। लगता है सफाई वाले को बुलाना पड़ेगा। तभी विशाल अपना नाक बंद करके बाथरूम के अंदर जाता है और सब जगह देखता है। जैसे ही वो मशीन के पीछे देखता है तो उसे वो 2 लिफाफे दिखाई देते हैं। छी, ये किसी ने लगता है गंदे डायपर यहाँ रख दिए हैं। लोग भी न जाने कैसे काम करते हैं। मैं अभी माँ को बोलता हूँ, वो उन्हें यहाँ से उठाकर फेंक देगी। माँ जी क्यों उठाएंगी? तभी काजल को अपनी गलती का एहसास होता है। काजल सोचती है, आखिर कब तक छिपाऊंगी और कितना झूठ बोलूंगी। विशाल, मैंने ना आपसे एक बात छुपाई है। बात छुपाई है? कौन सी बात छुपाई है? वो मुझे बचपन से ही एक बीमारी है या कुछ, मतलब पता नहीं, लेकिन रात को ना नींद में सोए सोए मुझे कुछ पता नहीं चलता और मैं बिस्तर पर ही सुसु कर देती हूँ। जिसकी वजह से अब मुझे रात को हर समय डायपर पहनना पड़ता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे ये सब कुछ छुपाया। अरे काजल, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा दोस्त राहुल बहुत अच्छा डॉक्टर है, मैं कल ही तुम्हें उसके पास ले चलूंगा। अगली सुबह विशाल काजल को अपने एक दोस्त के पास ले जाता है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं। ये दवाइयाँ लगातार 3 महीने तक लेनी होंगी और ये एकदम ठीक हो जाएंगी। उसके बाद काजल वो दवाइयाँ हर रोज खाना शुरू कर देती है और बहुत जल्द ही उन दवाइयों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया।
और काजल अब आम लोगों की तरह हो गई थी। अब उसे डायपर पहनने की जरूरत नहीं पड़ती थी।